वेलकम टू द और एंड पॉडकास्ट। दिस इज एपिसोड 5 और आज हम बात करेंगे हमारे मनपसंद टॉपिक आईएमएफ के बारे में। मेरे साथ मौजूद हैं डेटी हैरी। डेटी हैरी, कैसे हैं आप? सर बिल्कुल ठीक है। आपका हुक्म था तो घर से लड़के यहाँ आ गए। क्या बात है, आप हुक्म पे जा लाते हैं। तो आज हम उन लोगों की बात करेंगे जो पूरी दुनिया पे किसी हद तक अपना हुक्म चलाते हैं। हम बात करेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ। वाह, क्या इदारा है! क्या बात है, उनकी शाहकार इदारा है। जी। मैं शुरू करना चाहूंगा एक कोट के साथ जो कि आईएमएफ के डायरेक्टर डोमिनिक स्ट्रॉस कान नाम था उनका, उन्होंने 2012 में दिया था एक इंटरव्यू में। जब उनसे पूछा गया कि यार, पाकिस्तान में फ्लड्स आए हैं और हेटी में जो है वो जल्जला आया है, तो आपने 450 मिलियन या 500 मिलियन डॉलर्स का पाकिस्तान अभी उधार ऑलरेडी चुकाना चाहता है, उसके ऊपर आपने उसको 450 मिलियन और दे दिया है। आपको ये नहीं चाहिए कि वो 450 मिलियन देने के बाद आप उसको माफ कर दें? तो डोमिनिक स्ट्रॉस खान ने बड़ी खूबसूरती से और बड़े सिंपल तरीके से उन्होंने कहा कि वी आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ गिविंग चैरिटी, वी आर अ लेंडिंग इंस्टीट्यूशन। तो हमारी आवाम का और हमारे किसी हद तक सियासतदानों का जो रोमांस है, जो कि आजकल आपको मीडिया में नजर आता है कि शहबाज शरीफ साहब भंगड़े डालते फिर रहे हैं, डार साहब भंगड़े डालते फिर रहे हैं कि आईएमएफ ने हमें $3 बिलियन दे दिए। आईएमएफ में और सनी, आपने कभी पाकिस्तान में क्रेडिट कार्ड लिया है कुछ और किसी एक ऐसे बैंक में जो कि आपको कुछ शराइत के ऊपर या इंटरेस्ट के ऊपर लोन देता है? कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, फ़र्क सिर्फ स्केल का है कि एक नेशनल स्केल है जिस पे आपको कुछ शराइत और साथ इंटरेस्ट देना पड़ता है। और ये याद रखिए, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। हमने इस्लाम के नाम पे मुल्क लिया था और सूद हराम है। जी। तो खैर, बहरहाल आईएमएफ जो है उसकी आज हम कोशिश करेंगे स्ट्रक्चर को समझने की। क्या आईएमएफ है, क्या बना कैसे? क्योंकि उसको समझे बगैर हम ये बात नहीं कर सकते कि आईएमएफ आज इस मॉडर्न दुनिया के अंदर या पिछले 50-60 साल में जो उसकी ऑपरेशन का तरीक़ेकार है वो क्या है, वो क्यों करता है। क्योंकि बैठे घर बैठ के आराम से बात कर देना जी आईएमएफ तो बड़ा जी वो अच्छा इदारा है या बड़ा ज़बरदस्त इदारा है, या खाला का जो है वो बेटा है जो दुबई चला गया है, वो आपको पैसे दे देता है, उधार दे देता है, उसको कोई मसला नहीं, असल में वो इवेंचुअली आपकी बहन से शादी करना चाहता है। ये चीज़ें समझने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि हम समझें कि आईएमएफ का स्ट्रक्चर क्या है। तो आज हम बात करेंगे कि आईएमएफ बना कैसे और वो ऑपरेट कैसे करता है, और आईएमएफ और पाकिस्तान का जो इतना गहरा ताल्लुक है, जो मुझे लगता है सिर्फ क़यामत तक अ, जो कुछ और रहे ना रहे, आईएमएफ का जो ताल्लुक है पाकिस्तान के साथ वो रहेगा, क्योंकि मुल्क तो मुझे नहीं लगता बचेगा। लेकिन जो उन पर कागज़ है जिस पे लिखा हुआ है कि इन्होंने इतना उधार लिया है हमसे, वो शायद बचा रहेगा। तो खैर, आप ने एक सवाल मुझसे पूछा था कुछ देर पहले जब हमने पॉडकास्ट शुरू करनी थी उससे पहले, कि आईएमएफ जो है वो सब कुछ तो कंट्रोल नहीं कर सकता दुनिया के अंदर। और मैंने आपको उसका जवाब दिया था कि इस बारे में हम बात करेंगे पॉडकास्ट के अंदर। क्योंकि मेरा ख्याल है कि आईएमएफ बड़े आराम से कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि वो बना ही उस दौर के अंदर था जिस दौर के अंदर दुनिया जो थी वो तबाह बर्बाद हुई हुई थी। और ये मैं बात कर रहा हूँ 1945 की, जब वर्ल्ड वॉर 2 अभी अभी फ्रेश ख़त्म हुई थी। और आखिरी जो था ना उसका इवेंट वो ये था कि हिटलर ने खुदकुशी कर ली थी। जी। तो खैर, बहरहाल आपका क्या ख्यालात रहे हैं आईएमएफ के बारे में? क्योंकि आई थिंक ग्रोइंग अप हम सब ने सुना है पाकिस्तान के अंदर कि अब आईएमएफ का प्रोग्राम आ गया है, लुटियां डालो पैसे आ गए हैं, मौजें मजे। हाँ। नहीं, मैं आपसे इत्तेफाक करूंगा इस बात पे कि आईएमएफ जो है वो एक शॉर्ट टर्म रिलीफ है। एक रनवे आपको थोड़ा सा दे देता है जिससे पहले आपको अपने प्रॉब्लम्स एड्रेस करने हो, लेकिन कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। तो पाकिस्तान की जो मईशत की सूरत हाल है वो हमारे दौर के एमिनेंट सहाफ़ी हैं वसीउल्लाह खान साहब, उनकी मिसाल है कि वो कहते हैं कि एक गांव है, उसमें एक कुआं है, उस कुएं में जो है कुत्ता जो है वो मरा हुआ पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से कुएं का जो पानी है वो बदबूदार हो गया। तो गांव के लोग जो है वो कोई डोंगा ला के या कोई और पानी का वो लाके मटका लाके तो वो पानी निकाल रहे हैं, गंदा पानी और साफ पानी डाल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो हैरान है कि पानी में से जो है वो बदबू क्यों नहीं जा रही। तो जो फंडामेंटल पाकिस्तान के निज़ाम के मसाइल हैं उनको आईएमएफ एड्रेस नहीं करता। तो सबसे पहले तो एक डिस्क्लेमर ये है कि हाँ, मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, मेरा मजमून साइंस है। तो लेकिन आपका हुक्म है तो हम इस पे गुफ्तगू कर रहे हैं। तो एक सोशल जो उसकी डायमेंशन है उसके ऊपर जो है ना मैं कोशिश करूंगा कंट्रीब्यूट कर सकूं।
तो मैं भी मोटा मोटा, इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, आप जी सही कह रहे हैं, जी मोटा मोटा क्या। नहीं, मैं मोटा मोटा अगर इसको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाए एक आम आदमी की जबान में, तो मैं पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है ना उनको थ्री बकेट्स में कैटेगराइज करूंगा। पहला तो पाकिस्तान का मसला जो एक आम आदमी को, जो एक नॉन एक्सपर्ट को समझ आता है, वो ये है कि वेल्थ जनरेशन की प्रॉब्लम है। आपके पास पैसा पैदा नहीं हो रहा। वो खा जो है वो टैक्स कलेक्शन के मसाइल हैं, ठीक है, रेवेन्यू कलेक्शन के मसाइल हैं, या आपकी यूनिवर्सिटीज में इनोवेशन नहीं है, आप ऐसा प्रोडक्ट बना सकें, आपकी इंडस्ट्रीज के अंदर जो है वो ऐसी जिद्दत नहीं है कि जिसको आप एक्सपोर्ट कर सकें, ठीक है, आप लिविंग बियॉन्ड मीन्स रह रहे हैं, आपकी मिलिट्री का एक्सपेंडिचर क्या है, ये पूरे जो बात है ये पहली ब्रैकेट में आ जाती है कि पैसा है नहीं और पैसा पैदा नहीं हुआ। यार आप मेरी बात सुने, आप हर बात के एंड में पैसा है नहीं, पैसा पैदा नहीं, मिलिट्री के बारे में आप ले आते हैं। मैं आपकी वैसे यहाँ पे गोशगुजार करना चाहूंगा। या आपने वेल्थ का स्ट्रक्चर बता, जो आपने ये तीन हिस्से में डिवाइड किया था, इसको आपने यहीं से कंटिन्यू करना है, लेकिन मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। जी। पाकिस्तान की मिलिट्री अपना पैसा खुद बनाती है। ये इल्ज़ाम है कि वो बजट ले जाते हैं, आप देखें ठेकेदारी में उनका हाथ है। हाँ डेवलपर्स हैं वो, उनके पास प्रॉपर्टी का काम है। फौजी फाउंडेशन है वो, मतलब वीट कॉर्न वगैरह, कॉर्नफ्लेक्स वगैरह भी बनाते हैं, दे वेरी गुड, डिजर्ट्स भी अच्छी बनाते हैं। सियासी पार्टियों के अलावा भी बड़ा कुछ बनाते हैं। खुद बनाते हैं और खुद खाते हैं। नहीं यार, ये फिर गलत बात कर रहे थे। देखिए उनके पास एक, आपने सुना है हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स टेक्सला? जी जी। आपको क्या लगता है वहां पे वो बतखें बनाते हैं रबड़ की? नहीं, वहां पे टैंक बनते हैं भाई। वहां पे आपकी जो सारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वहीं से तो आती है। स्पार्को का पता है आपको? जी। मुझे नहीं लगता आपको पता है। स्पार्को भी ये फौज चलाती है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो आपने शुरू में बात की कि पाकिस्तान का मसला है कि हम लिविंग बियॉन्ड मीन्स हैं, हमारे मीन्स फौज क्रिएट करती है। सो सॉरी, मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ। जी। जो वो क्रिएट कर रहे हैं ना वेल्थ, देखो हमारे मुल्क के सारे बड़े मैनेजिंग डायरेक्टर्स, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स, सब, रिटायर्ड फौजी। यार आप बात नहीं कंप्लीट होने दे रहे हो, पीएमएस से आते हैं। जी एयरफोर्स वाले लड़कों के पास टाइम नहीं, वो हवा में उड़ रहे होते हैं, टू हाई फ्लाइंग। जी। नेवी वाले जो है वो डूब के मरे हुए हैं। तो सिर्फ एक ही रह गया है हमारे मुल्क के अंदर, जो हमारी बर्री फौज है, जी। वो ये सारे काम कर रही है। तो खैर बहरहाल अब आप बताएं कि वो अपना चले हिस्सा ले जाते, मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ कि वो अपनी वेल्थ नहीं, वो अपनी वेल्थ खुद क्रिएट। हाँ नहीं, सही कह रहे हैं आप, खाता है तो लगाता भी है। नहीं, लगाते नहीं है, मैंने आपको कहा लगाते जो वो वेल्थ नहीं है। हाँ। अब वीगो में बैठ के आज तक किसी बंदे ने नहीं कहा कि मैं जब उतरा था तो मेरी जेब में कुछ पैसे थे, एक्सेप्ट फॉर फैजाबाद। मैं इस पॉइंट के ऊपर वापस आऊंगा, लेकिन मैं कंटिन्यू करता हूँ पहले पॉइंट को, कि एक तो वेल्थ जनरेशन का जो पॉइंट था, दूसरा ये था कि आप एक डेट साइकिल में फंसे हुए हैं। मतलब आप एक कर्जे के या दायरे में या एक फंदे में आप फंसे हुए हैं कि आपको पुरानी पेमेंट्स देने के लिए, पुराने जो है किस्तें अदा करने के लिए, फाइनेंस करने के लिए आपको नए जो होता है वो डेट चाहिए। तो इसमें ये है कि आप 23 प्रोग्राम्स कर चुके हैं आईएमएफ के साथ, और दीगर जो हैं मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या ममालिक हैं, वो सऊदी अरब है या इमराती ममालिक हैं या चाइनीज हैं या बॉन्ड्स हैं या कमर्शियल बैंक्स हैं, लेकिन आप उनके साथ यही गेम प्ले कर रहे हैं कि आप लोन ले रहे हैं ताकि पुराने लोन्स की आप किस्तें अदा कर सकें। तो उसकी जो एक्चुअल स्पेंडिंग है कोई डेवलपमेंट के लिए या प्रोग्रेस के लिए, वो हो नहीं पा रही। तो आप एक साइकिल में फंसे हुए हैं। और तीसरी इसके अंदर जो एक बात है वो ये है कि पाकिस्तान हैज बिकम अ क्लोज्ड इकोनॉमी। इसका मतलब ये है कि लोकल प्रोडक्शन नहीं हो रही, लोकल कंजम्पशन भी नहीं हो रही, ज़ाहिर है जब प्रोडक्शन लोकल हो रही है लोकल हमारी, आपने देखी है? नया सेंसस हुआ ही नहीं अभी, हमारी आवाम वो ग्रो की है। रिप्रोडक्शन हो रही है, प्रोडक्शन नहीं हो रही। कोविड बेबीज में हम दुनिया में मेरे ख्याल से इंडिया से पीछे नहीं है वैसे। हाँ। तो बंद इकोनॉमीज की मिसाल, जैसे अब आप देखें कि क्यूबा था कास्ट्रो के दौर में, जब वो उनके ऊपर एम्बार्गोज वगैरह लगे और वो बिल्कुल क्लोज इकोनॉमी होगी, क्योंकि वहां पर भी लोकल मैन्युफैक्चरिंग कम थी। तो वहां पे मेडिसिन की शॉर्टेजेस हो गई, फूड प्रोडक्ट्स की शॉर्टेजेस हो गई, ये चीजें हो गई। और पाकिस्तान जो है हैवीली इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी, मतलब हमारी खुराक की भी जो चीजें हैं, वीट है या एडिबल ऑयल है, ऑयल मतलब फ्यूल ऑयल के अलावा भी, वो भी बाहर से आती है। अब एक ऐसे सिस्टम के अंदर आप उसको क्लोज सिस्टम कर दें जहां 250 मिलियन लोगों की आबादी है, जहां लोकल मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन नहीं है, हैवी इंपोर्ट डिपेंडेंट है, और इंपोर्ट्स के ऊपर भी आप बैन लगा दें सिर्फ अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को इम्प्रूव करने के लिए, तो उसके फिर सोशल कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं और वो एक्सप्लोड करती है। तो ये एक मेरे नज़र में जो है ना, ये तीन बड़ी ब्रैकेट्स हैं प्रॉब्लम की, जिसकी वजह से फिर उसके फॉल आउट्स हैं कि मिलियंस ऑफ लोग जो हैं वो गुर्बत की सतह से नीचे आ रहे हैं, या इन्फ्लेशन जो है, महंगाई की शरह वो 38% हो गई है। ये सारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं, लेकिन जो बुनियादी पाकिस्तान के प्रॉब्लम है मेरी नज़र में ये है। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि आप
ने जिस बात से आगाज किया कि आईएमएफ जो है वो एक किस्म का नियो कॉलोनियल, या आप क्या कहेंगे कि इंपीरियलिज्म की एक्सटेंशन ही है, जहाँ पे जो बड़े पावरफुल ममालिक हैं वो अपनी सॉफ्ट पावर को एक्सरसाइज करके जो ट्विस्ट करते हैं, तो उसका, उसकी इनिशिएशन की हिस्ट्री क्या है और उसका स्ट्रक्चर क्या है, उस पर थोड़ा सी नजर डालें। आपने जो है वो अगेन वंस अगेन आपकी जो पावर है टू समराइज, और जिस तरीके से आपने उसको स्ट्रक्चर बनाया है, मेरे ख्याल से सुनने वालों को इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि डर्टी हैरी बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को कंटेक्चुअलाइज करते हैं। तो उसका मुझे फ़ायदा ये है कि मुझे अब जब मैं आईएमएफ के बारे में अब शायद आगे बात करूंगा तो मुझे बार बार रेफरेंस नहीं करना पड़ेगा कि पाकिस्तान का के साथ जो आईएमएफ का ताल्लुक है, जब हम वो डिस्कस करेंगे कि उसमें किस तरीके से जो ये पाकिस्तान की आपने बताई हैं जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं हमारी इकोनॉमी के साथ, वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो खैर आईएमएफ के बारे में समझना ज़रूरी है कि आईएमएफ एक ग्लोबल लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है, नंबर एक। तो ग्लोबल लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है जो कि एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एक आईजीओ है, जिसमें जो आईएमएफ है उसके स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप देखें, यूनाइटेड नेशंस, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, ये तीनों 1945 में वर्ल्ड वॉर टू के बाद बनाए गए। यूनाइटेड नेशंस का काम ये था कि मुल्कों के जो लीडर्स हैं उनको एक जगह पे रख के हम ग्लोबल सिक्योरिटी के अंदर दोबारा से एक जंग होने से अपने आप को रोकें। लेकिन वर्ल्ड वॉर टू के बाद पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी थी वो अफेक्ट हो चुकी थी, तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स के साथ बने थे। वर्ल्ड बैंक का ऑब्जेक्टिव ये था कि उन्होंने जो डेवलपमेंटल गोल्स हैं वेस्टर्न कंट्रीज और उनके एलाइज के, उन्होंने उनको अचीव करने में हेल्प करना। और आईएमएफ का काम ये था कि ग्लोबल फाइनेंशियल ऑर्डर को उन्होंने मेंटेन करना है। जहां उनको लगे कि अब कोई ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आने लगा है, या फाइनेंशियल मार्केट जो है ग्लोबल ट्रेड मार्केट के अंदर कहीं फॉल आउट आने लगा है, तो आईएमएफ ने वहां पे आके इंटरनेशनली सारे मुल्कों ने मिलकर, जो कि आईएमएफ के मेंबर्स थे उस टाइम पे, उन्होंने फैसला करना था। और उन्होंने किया मुख्तलिफ टाइम पे कि हमने किसको कितना फाइनेंशियल बेल आउट दे के ग्लोबल जो सप्लाई और डिमांड है उसका जो बैलेंस है उसको हमने ख़राब नहीं होने देना। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ समझने की ज़रूरत है। यूनाइटेड नेशंस दुनिया में भलाई के लिए नहीं पैदा हुई थी। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को बनाने का जो मकसद था, वो उनके बनाने वालों की जो उस वक्त की टाइम पीरियड है उसके आप समझ सकते हैं। अभी अभी जर्मनी, टर्की, जापान, इन सब की और इटली की धुलाई हुई थी। और यूएसएसआर जो है इस सारे के अंदर से, और अमेरिका, दो ऐसे ममालिक थे जिन्होंने जंग की, उस पर खर्चा किया, लेकिन दे केम आउट एज बीइंग बिगर पावर्स। तो एक बायपोलर दुनिया थी जिसमें एक कम्युनिस्ट यूएसएसआर वर्सेस अमेरिका और उसके एलाइज थे, जो कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद एक ऐसा ऑर्डर बन चुका था जिसमें आपने रशिया को और यूएसएसआर जो कि पुराना था, कम्युनिज्म को बढ़ने से रोकना था। जी। और अगर आप पूरा 60 70s का टाइम पीरियड देखें, उस वक्त की मूवीज देखें, कुछ और, दोनों के पास न्यूक्लियर पावर थी, डूम्सडे का खदशा था। और आईएमएफ, यूनाइटेड नेशंस और वर्ल्ड बैंक का काम ये था कि वेस्ट और उसके जो एलाइज हैं वो कम्युनिस्ट रशिया का जो इन्फ्लुएंस है उसको पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट के जरिए से अपने एलाइज और उनके जो ममालिक हैं या जो टर्न करना चाहते हैं, उनके ब्लॉक को ज्वाइन करना चाहते हैं, स्ट्रिंग्स पुल करें और ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर इस तरीके से क्रिएट करें कि कम्युनिस्ट रशिया जो है उसका इन्फ्लुएंस ना बढ़े, और कम करें और उसको कर्टेल करें। उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल क्या है? अगर कोई मुल्क जोग्राफिक सिग्निफिकेंस रखता था कि वहाँ पे बेसिस बनानी है, कुछ और करना है, जिस तरह फॉर एग्जांपल क्यूबा जो है, उसने हिस्टोरिकली हमेशा से जंग ली है अमेरिका से, क्योंकि वो कम्युनिस्ट रशिया को सपोर्ट करते थे और कम्युनिज्म को सपोर्ट करते थे। लेकिन क्यूबा के से छोटे साइज के मुल्क जिन्होंने अमेरिका को अपनी बेसिस दी ताकि वो सर्वेलेंस कर सकें, स्पाई प्रोग्राम्स रन कर सकें और कम्युनिस्ट रशिया के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर सकें, उनको या उनकी वीक गवर्नमेंट्स को जब भी पैसे चाहिए थे, बेल आउट्स चाहिए थे, तो आईएमएफ ने और वर्ल्ड बैंक ने उनको एडवांसेस दिए। अच्छा, अब इस चीज ये तो उसका हो गया हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। अब हमें ये समझने की जरूरत है कि जब मैंने आप बताया था आपको कि आईएमएफ एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, तो अब आईएमएफ जो है उसमें एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, और वो जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं एक जनरल जो आपकी मेंबरशिप है, जिसमें हर कंट्री अपने साइज के हिसाब से फाइनेंशियली आईएमएफ के अंदर कंट्रीब्यूट करती है। फिर वो कंट्रीज आगे अपने रिप्रेजेंटेटिव जो कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं उसके अंदर इलेक्ट करते हैं। और वो जो इलेक्शन का पूरा प्रोसेस है वो उसी तरीके से जिस तरह आपकी जनरल असेंबली के अंदर से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनकी जो सिलेक्शन होती है, कि उसमें जो पावरफुल या फाइनेंशियली, आईएमएफ की केस के अंदर जो पावरफुल फाइनेंशियल कंट्रीज हैं या जिनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, वो छोटे ममालिक को साथ मिला के
अपने हिसाब से गवर्नर्स अपॉइंट करते हैं, और वो जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है आईएमएफ का, वो आगे मैनेजिंग डायरेक्टर या कोई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट करता है, और उसकी एक एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट टीम है जो कि मुल्कों से निगोशिएट करती है, और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स डिसाइड करता है, जिसमें हर कंट्री का एक मेंबर और उसके साथ एक शैडो मेंबर बैठता है, लेकिन उन सब की वोटिंग पावर सेम नहीं है। तो वो बोर्ड ऑफ गवर्नर डिसाइड करता है कि हमने क्या फाइनेंशियल पॉलिसीज लेनी है, हमने किसको लोन देना है, किसकी शराइत अप्रूव करनी है। ये जो पाकिस्तान में नया स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम आया है, या जो शॉर्ट टर्म जो उन्होंने हमें लोन दिया है, ये भी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने अप्रूव किया है। तो आपने सुना था जी, शहबाज शरीफ जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर के पीछे पीछे फिर रहे थे, जी। और उनको कह रहे थे हम आपको आम सुंघाएंगे, बड़े जबरदस्त चौंसा लंगड़ा हर तरह का आम है हमारे पास, तो हम आपसे पैसे नहीं मांग रहे, आप हमारे बड़े हैं, हमारे सर पे हाथ रखे, अल्लाह अल्लाह के वास्ते कुछ जी। करें। वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के आगे पीछे फिरी थी, हालांकि वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पास डायरेक्ट अथॉरिटी नहीं है। जो ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, इसको फिर G8 के ममालिक और G20 के जो ममालिक हैं, ये पूरा बोर्ड बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो है, इनको वो फॉर्मली और इनफॉर्मली एडवाइस देते हैं कि आपने कब क्या किस तरीके से करना है। तो इसका मतलब ये है कि आईएमएफ का स्ट्रक्चर इस तरीके से है कि वो पैसे उसको देंगे जो कि सबसे बड़ी जो फाइनेंशियल पावर्स हैं, जैसे अमेरिका है, वो डिसाइड करेगा मेजरली अलॉन्ग विद यूरोपियन प्लेयर्स कि अच्छा अब हमने किस मुल्क को पैसे देने हैं और किन शराइत पे देने हैं। तो इसका मतलब है कि जो आईएमएफ का जो गवर्नेंस का सिस्टम है, उसमें ना सिर्फ वेस्ट की डोमिनेंस है, बल्कि वेस्ट के उन ममालिक की डोमिनेंस है जो कि बिगर शेयर ऑफ द पाई लेके आते हैं, क्योंकि लेंडिंग के लिए आपके पास अपना अकाउंट होगा जिसमें पैसे जमा होंगे, और वो जो पोर्टफोलियो है वो रन किन के पैसों से होता है, वो उन ममालिक के पैसों से होता है जो कमाते हैं। तो जो पैसे दे रहा है मुल्क, वो अपने पैसे वापस भी लेना चाहेगा, तो ऑब्वियसली वो किसी इंटरेस्ट की रेट के ऊपर आईएमएफ को देते हैं पैसे, और आईएमएफ फिर आगे आपको उस इंटरेस्ट के अंदर ऐड करके जब किसी मुल्क को पैसे देता है, तो वो उस इंटरेस्ट रेट के ऊपर प्रॉफिट कमाता है एज ए यूनियन, एज ए क्रेडिट यूनियन। और फिर वो उनके पास अपना पोर्टफोलियो जो आगे वो इन्वेस्ट भी करते हैं और पैसे से पैसा बनाने के लिए, और उसके साथ उनके सिस्टर इंस्टीट्यूशंस भी हैं, जिस तरह वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, जो कि अगेन उन्हीं के साथ मिल के डिसाइड करते हैं कि अब हमने सपोजिटली मैक्रो जो इकोनॉमिक गोल है, हमने यहाँ पे बिजली की पैदावार बढ़ानी है, यहाँ पे हमने गैस की पैदावार बढ़ानी है, यहाँ पे तेल की पैदावार बढ़ानी है, इसके लिए हम आपको लोन देंगे। और उनके साथ प्राइवेट कॉरपोरेशन एसोसिएटेड हैं, जो कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, और उनके साथ उनके पर्सनल कनेक्शंस हैं, उनके कंट्री वाइड कनेक्शंस हैं। तो अमेरिका की कॉरपोरेशन को बिजनेस ढूंढना बहुत आसान है। जब आईएमएफ आपको लोन देगा तो वो रिकमेंड करेगा कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ये लोन लिया है, तो हमारी शराइत है कि फलानी फलानी चीज़ें डेवलप करो, और हमें लगता है स्टैंडर्ड पे डेवलपमेंट होगी, तो वो ये ऑर्गेनाइजेशन या कॉरपोरेशन से डील करें, तो वो अपना इन्फ्लुएंस एक्सर्ट करके आपको लेके आएंगे उन कॉरपोरेशंस के सामने, और फिर आपको उनसे डील करनी पड़ेगी इंट्रा गवर्नमेंटल लेवल के ऊपर। अच्छा, मैं आपको तस्वीर का थोड़ा सा दूसरा रुख भी दिखाना चाहूंगा, जस्ट टू प्ले द डेविल्स एडवोकेट, कि आईएमएफ आपके पास तो नहीं आता, आप आईएमएफ के पास जाते हैं। मतलब आईएमएफ ने पाकिस्तान को मजबूर तो नहीं किया कि वो 23 प्रोग्राम करे, और ये आखिरी प्रोग्राम भी आप जाते हैं कि बार बार पाकिस्तान की तरफ से जिद थी कि ये प्रोग्राम किया जाए, राब्ता किया गया तो फिर ये प्रोग्राम हुआ। और दूसरा जो उस प्रोग्राम की कंडीशनैलिटीज हैं, अगर आप उसमें नजर दौड़ाएं, कि जैसे पावर टैरिफ है उसको इंक्रीज किया जाए, क्योंकि जिस मुल्क के अंदर जो है वो लोकल वेल्थ जनरेशन नहीं है, और पावर प्रोडक्शन जो है वो उस फॉसिल फ्यूल से हो रही है जिसको आप इंपोर्ट करते हैं, तो आप उसको जो है वो सब्सिडाइज करके नहीं बेच सकते। दूसरी बात यह है कि फ्यूल के ऊपर डायरेक्ट जो सब्सिडी है, जो अगर जान की अमान हो तो मैं ये कहना चाहूंगा, जो खान साहब भी लगा के चले गए थे अपने आखिरी टाइम में, तो ऐसी सब्सिडीज जो हैं, जैसी नॉनसेंस किस्म की सब्सिडीज हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकता पाकिस्तान की लेवल का मुल्क, वो लगाई जाए। या फिर ये है कि प्राइवेटाइजेशन हो उन इदारों के अंदर जो एक किस्म के पाकिस्तान को अंदर से खा रहे हैं, कि जैसे आप पीआईए की मिसाल ले लें, कि जो छोटी प्राइवेट एयरलाइंस हैं, एयर ब्लू है या और हैं, वो बेहतर काम कर रही हैं, वो प्रॉफिट कमा रही हैं हर साल, लेकिन पीआईए जो है वो हर साल उसमें डेफिसिट में जा रही है। या इस तरह की बात है कि एडिशनल टैक्सेस लगाए जाएं, जो कि पाकिस्तान को खुद सोचना चाहिए कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन हो, और जो है दीगर इनडायरेक्ट टैक्सेशन जो है उसको बढ़ाया जाए, एक्सपैंड किया जाए। लेकिन वो आईएमएफ आपको कह रहा है, तो एक किस्म से आईएमएफ भी आपको वो बातें भी कह रहा है जो आपकी इकोनॉमी के लिए बेहतर है, उसके रिवाइवल के लिए, और उसको स्ट्रेंथन करने के लिए जो है वो मुफीद है, कारआमद है। तो इस लिहाज से ये भी है कि आईएमएफ कोई एक मुकम्मल इवल बॉडी भी नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे? मैंने देखें, आप यू ब्रॉट अ फेयर पॉइंट कि ये डिबेट है कि इज आईएमएफ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इकोनॉमिक कंडीशंस इन पाकिस्तान और एनी कंट्री, थर्ड वर्ल्ड कंट्री। इसका जवाब है येस एंड नो। रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्लैक एंड वाइट में नहीं है, इट्स नॉट 100%, लेकिन आप उनको अब्जॉर्व नहीं कर सकते। सो फॉर एग्जाम्पल, आईएमएफ जो अमेरिका या जो बड़े ममालिक हैं, चाइना या इस तरह के जो ममालिक हैं, इनकी जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है उसकी आइसोलेशन में काम नहीं करता।
तो पहली बात ये कि पाकिस्तान को अगर लोन्स चाहिए, और आपका ये कहना, पहला जो आर्गुमेंट है आपका कि जी पाकिस्तान वो के सर पे बंदूक तो नहीं रखते। भाई बंदूक रखते हैं, किस तरह रखते हैं? जब आप अमेरिका के कहने पे अपने पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर सियासतदानों की रद्दो बदली करते रहे हैं, जब आपका दिल किया कि जी अब हमने डिक्टेटर को सपोर्ट करना है, तो अमेरिका ने सीआईए के जरिए से ऑपरेट करवा के आपके मुल्क का पॉलिटिकल ऑर्डर चेंज किया। तो जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है तो उसका एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। आपको क्या लगता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल नहीं है कि भुट्टो को जिस तरीके से आपकी लोकल एस्टैब्लिशमेंट ने पकड़ के मारा था, उसकी एक वजह ये थी कि भुट्टो जो है कॉन्सिक्वेंशली सर्कमस्टेंशली राइट आफ्टर उसने अमेरिका को यूनाइटेड नेशंस के अंदर और जनरल वेस्टर्न ऑर्डर को उसने जब कहा कि नज़रें दिखाई, और उसने कहा कि हम अपना एक लोकल ज्योग्राफिक ऑर्डर बनाएंगे जिसको हम जो है मुस्लिम कंट्रीज की बेस पे या ओआईसी जो इसको कहते हैं। तो उन्होंने उसका रिएक्शन ये दिया कि ऑटोमेटिकली आपकी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उसने यस सर कह के भुट्टो को सुप्रीम कोर्ट के जरिए से फारिग करवा दिया। अब ये सर्कमस्टांशियल एविडेंस है जो कि आपको प्रूव करती है कि भुट्टो के मरने से आपने क्या किया, आपने एक पॉलिटिकल डेफिसिट क्रिएट किया। एक पूरा 10 साल का टेन्योर है जिसमें आपने जो है वो पहले भुट्टो को लाने में भुट्टो को सपोर्ट किया आपने, उसकी वजह से मुल्क टूटा। फिर आपने भुट्टो, अयूब, ज़िया जो पूरा कॉम्प्लेक्स है जिसने पाकिस्तान को 30 साल पीछे, जो तालिबानिज्म है, जो जिहादिज्म है, जो सारा जिसने हमारे मुल्क का जो सेकुलर एस्पेक्ट था हमारे मुल्क का वो तबाह बर्बाद किया, और उसकी जो इकोनॉमिक कॉस्ट है वो किसने कैलकुलेट किया? आपने किया, मैंने किया, हमने नहीं की। कि वो जब हम जंग लड़ रहे थे, जब हमने मदरसे बना दिए और हमने अमेरिका बहादुर के नाम पे कहा कि जी हम यूएसएसआर को अफगानिस्तान में काउंटर करेंगे, तो इसका मतलब है कि हमारी प्रायोरिटीज अपना मुल्क, उसका इकोनॉमिक जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसको प्रोटेक्ट करना नहीं था। हमारी प्रायोरिटीज वो थी जो कि अमेरिका बहादुर उस टाइम पे सेट कर रहा था। तो ये कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं है। ये सीआईए की जब फाइल्स 50 साल बाद या 30 साल बाद वो अपनी डिस्क्लोज करेंगे तो आपको उसमें से प्रूफ मिल जाएगा। उन्होंने ऑलरेडी जो अभी अपनी क्लासिफाइड जो फाइल्स है जिनको डी क्लासिफाई किया, तो आप सीआईए की वेबसाइट पे देखें कौन सा मुल्क नहीं है। जनरल पिनोशे की एग्जांपल ले लें चिली के अंदर, आप उसके अलावा वेनेजुएला की एग्जांपल ले लें, आप अर्जेंटीना की, ब्राजील की एग्जांपल ले लें, अफ्रीका में आपको एग्जांपल्स मिलेंगी कि अमेरिका ने किस तरह असैसिनेट किया सीआईए ने मिलके लोकल गवर्नमेंट के साथ। तो यू आर राइट टू द सर्टेन एक्सटेंट कि पाकिस्तान को कोई फोर्स नहीं करता, बट देर इज अ गन टू पाकिस्तान हेड बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस कि अमेरिका को आपसे कब क्या चाहिए था। जिस तरह 2001 में आपके पास चॉइस नहीं थी कि आपने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़नी है कि नहीं। अमेरिका ने डिसाइड कर लिया आपने लड़नी है, तो आपने लड़नी, उसकी कॉस्ट आपके इकोनॉमिक सिस्टम ने भरी ना। क्योंकि आपके मीडिया हाउसेस बंद हो गए, हर जगह बम धमाके हुए, क्रिकेट बंद हो गई, आपका टूरिज्म बंद हो गया, स्पोर्ट्स बंद हो गई, आपके मुल्क में प्रोडक्शन बंद हो गई, लोग हर वक्त डर की कैफियत में बैठे हुए थे। तो हर पॉलिटिकल एक्ट की जो कि एक नियो इम्पीरियलिस्ट करता है उसकी एक इकोनॉमिक कॉस्ट है, जिसका एंड रिजल्ट ये है कि आपका पॉलिटिकल सिस्टम जब स्टेबल नहीं है तो आपका इकोनॉमिक सिस्टम भी स्टेबल नहीं हो सकता, क्योंकि पॉलिसीज का कोई तसलसल नहीं है। और जो लीडरशिप है जिसने पॉलिसीज डिसाइड करनी है, भाई मुल्क की पॉलिसी और बच्चे का किस स्कूल में दाखिला करवाना है ना, इसमें बड़ा फर्क है। वो भी आपको सोच के करवाना पड़ता है। तो मुल्क की पॉलिसी जो है वो 30 साल की बनाई जाती है। आज अमेरिका में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स हैं, या इंग्लैंड के अंदर जो टोरीज हैं, लेबर पार्टी है, जो बैठे हुए लोग, वो 5 साल का नहीं सोचते। उनकी पार्टियां 30-30 साल का प्लान बना के सोची हुई है उन्होंने कि अच्छा हमने आगे हमारे मुल्क का इकोनॉमिक प्लान क्या है। तो आपको लगता है जिया का कोई 30 ईयर इकोनॉमिक प्लान था, अयूब का कोई 30 ईयर इकोनॉमिक प्लान था, भुट्टो का जो भी इकोनॉमिक प्लान था वो उनके मकबरे के अंदर दफन है, जाके खोल के देख लेते हैं कि क्या प्लान था। तो मेरा आपको जवाब ये है कि ये इकोनॉमिक कॉस्ट उसकी होती है। फिर उस इकोनॉमिक कॉस्ट को भरने के लिए हमारा हमें कशकोल नहीं पकड़ाया जाता, लेकिन हमें घुटनों पे लेके आया जाता है। और उसमें फिर पार्ट ऑफ द जो आपका आर्गुमेंट है उससे मैं एग्री करता हूँ कि हाँ हमारी एट दी एंड ज़िया के एक्ट्स की जिम्मेदारी कुछ उस पर भी है, भुट्टो के एक्ट्स की जिम्मेदारी कुछ उस पर भी है, हमारे जुडिशल सिस्टम पे भी है। कोई आपके घर में घुस के आपको साजिश करने पे मजबूर नहीं कर सकता। आपका खुद दिल कर रहा हो साजिश से कुछ हासिल करने का, तो आप भी उतने ही कल्पेबल हो, एसेसरी हो टू द क्राइम। सो एसेसरी की जो जिम्मेदारी है मेरे ख्याल से वो उतनी बनती है। नहीं, आपने बड़ा एक रिप्यूटेबल आर्गुमेंट दिया है कि जो प्रॉक्सी वॉर्स हैं पाकिस्तान को लड़नी पड़ी हैं अमेरिका की बिहाफ पे, या वो अफगान जिहाद हो या बाद में मुशर्रफ के एरा में, उसकी जो कॉस्ट है वो तो बहुत ज्यादा है। लेकिन मेरा आर्गुमेंट ये था कि जो रिफॉर्म्स हैं आपकी इकोनॉमिक सिस्टम में वो तो चाहिए। तो तमाम जो है बड़े इकोनॉमिस्ट, आतिफ मियां हो गए जो और दीगर लोग हैं, वो कौन कहते हैं। करेगा? लेकिन वो यही बात है कि वो अगर आप आईएमएफ के कहने पर कर लें,
टैक्सेशन के निज़ाम को बढ़ाना या सब्सिडीज को सही तरीके से टारगेट करना, या आप एक इंटरनल प्रोसेस के थ्रू खुद रिफ्लेक्शन करके एक कंसेंसस डेवलप करके तमाम स्टेक होल्डर्स के अंदर इंक्लूडिंग पॉलिटिकल और टेक्नोक्रेट्स, आप एक ऐसी पॉलिसी जो है उसको आप आर्टिकुलेट करें और इन्फोर्स करें जो कि इवेंचुअली रेफॉर्मेशन की तरफ आपको लेके जाए। मसलन यहाँ पे यूनिवर्सिटीज पहले ही कम है, पब्लिक यूनिवर्सिटीज, फिर उन यूनिवर्सिटीज के अंदर कितनी इनोवेशन हो रही है, कितनी तहकीक हो रही है कि आप अपनी एक्सपोर्ट बेस को बढ़ा दें, या टेक्निकल ट्रेनिंग जो है हमारे स्टाफ की वो कितनी हो रही है कि आप लोगों को कोई स्किल सिखा दें कि वो बाहर जाके वो अच्छी नौकरियां कर सकें। ज्यादातर पाकिस्तान का जो लेबर है वो सऊदीया या इस तरह के अमीराती ममालिक में है, जो कि मजदूरियां करते हैं या दिहाड़ीदार तबका है। लेकिन अगर आप उनको कोई स्किल सिखा सिखा के भेजें तो वो जो वापस पैसा भेजेंगे हमें यहाँ पे रेमिटेंसेस की शक्ल में, तो वो उसकी भी जो है वो प्राइस ज्यादा होगी। तो उन चीजों के ऊपर तो आपको किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने जो आपको पाबंद नहीं किया। अब देखिए, आपने बात अच्छी कह दी, सुन के बड़ा अच्छा लगता है कि रिफॉर्म्स लेके आएं, आप टैक्सेशन में रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करें, आप जो है पब्लिक सेक्टर के अंदर रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करें। लेकिन हमें जो आईएमएफ के साथ जो हमारी डील है ना, उसकी एग्रीमेंट को खोल के बैठ के पढ़ना पड़ेगा और डिबेट करना पड़ेगा किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के साथ बैठ के, जी। कि इस टर्म का इकोनॉमिक इम्पैक्ट या पॉलिसी इम्पैक्ट क्या है। मैं आपको एग्जांपल ये देता हूँ। आईएमएफ को घट्टा फर्क नहीं पड़ता कि आपके मुल्क का एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम, या आपके मुल्क के जो आम लोग हैं, आम शहरी जो हैं, वो कैसे इम्प्रूव करेंगे अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को, या हमारा जो ग्रॉस नेशनल या डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो कैसे बढ़ेगा। उनको नहीं फर्क पड़ता, उनको ये फर्क पड़ता है, वो कहते हैं टैक्स बढ़ाओ। टैक्सेशन बढ़ाने से क्या होगा कि आप टैक्स बढ़ा के ज़्यादा कलेक्ट करो और हमारी जो डेट सर्विसिंग है वो करो। सवाल ये है कि इकोनॉमी जो कि गिरी हुई है कोविड के बाद, एक आम बंदे की जो वेज है वो उस तरीके से ग्रो नहीं की, आप उस पर फर्दर टैक्स लगा के उसकी वेज कम कर रहे हैं, इसका मतलब उसकी बाइंग पावर कम कर रहे हैं। और जो प्राइसेस हैं चीज़ों की वो तो बढ़ रही हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन तो आईएमएफ की डील के आने से कंट्रोल नहीं हो रही। तो अब मुझे नहीं पता कि इनका कोरिलेशन क्या है, लेकिन मुझे ये ज़रूर समझ आता है कि आज तक दुनिया में आईएमएफ के प्रोग्राम से कोई भी जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है ना, वो इम्प्रूव करके, डेवलप करके, तरक्की याफ्ता मुल्कों ममालिक में नहीं आई। उसकी सबसे बड़ी सिर्फ एक एक्सेप्शन है और वो है साउथ कोरिया। तो मैं आपसे एग्री करता हूँ कि इवेंचुअली आईएमएफ का डेट सर्विस करने के लिए हमें अपना बजट इंप्रूव करना है, हमें अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज करनी है। लेकिन ये एक सेपरेट टॉपिक है कि हमारी क्या इकोनॉमिक पॉलिसीज होंगी, क्योंकि जो पॉलिसीज हमें आईएमएफ डिक्टेट कर रहा है कि हमें किधर स्पेंड करना है, किधर नहीं करना है, इलेक्शन करवाना है, नहीं करवाना है, फलाने लोगों से हमें मिलना है, नहीं मिलना। अब आईएमएफ ने क्या किया, पिछले एक साल से आईएमएफ जो है, हमारे नेगोशिएशन चल रहे थे आईएमएफ से, या छः जी। सात महीने हो गए हैं। जी। आईएमएफ को पता था जो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है उसकी वजह से जो स्टॉक मार्केट है उसमें अनसर्टेनिटी है, उसकी वजह से मार्केट के अंदर जो डॉलर की प्राइस है, जो कि मार्केट ने अपने हिसाब से कंट्रोल करना, और मार्केट को जो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं वो दुनिया में किसी को भी नहीं पता। इसके लिए मॉडल्स बने जो प्रिडिक्ट करते हैं, लेकिन वो मॉडलिंग भी जो है वो एक्यूरेट नहीं होती। तो एक रूमर बेस्ड इकोनॉमी जो है, स्टॉक मार्केट जो है, उसके अंदर ये बात परपेचुअली चल रही है आईएमएफ से मुआहदा हो रहा है, नहीं हो रहा है, पाकिस्तान डिफॉल्ट के अंदर है। इसका मतलब आईएमएफ ने क्या किया, आईएमएफ ने अगर हमें यही लोन देना था, आपके ख्याल में उन्होंने 6-7 महीने पहले क्यों नहीं दिया। नहीं, इसमें ये भी एक आर्गुमेंट है ना कि जो हमारे यहाँ पे थे, हमारे आइंस्टाइन डार साहब जो थे, उनकी भी ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव मिस्टेक्स थी और यहाँ पे लीडरशिप की मिस्टेक्स थी, जिसकी वजह से आईएमएफ के साथ जो थी वो डील क्लोज नहीं हो सकी, क्योंकि जो कंडीशनैलिटीज जो वहां तय करते थे, यहाँ पे आके वो और किस्म की पॉलिसीज अनाउंस कर देते थे कि जी पेट्रोल 10 रुपए कम कर दिया, या हम जो है वो आम ऐलान कर रहे हैं कि जिन लोगों ने पैसा बाय गबन किया वो आगे जमा करा दें, एमनेस्टी का ऐलान कर दिया। तो इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जिसकी वजह से जो आईएमएफ था या कोई भी मॉनेटरी लेंडिंग एजेंसी है वो फिर अनसर्टन रहती है कि क्या इस मुल्क को कोई पैसा दिया जाए या ना दिया जाए, कि जहाँ पे कोई एक पॉलिसी जो है वो सॉलिड शेप में नहीं है मौजूद। ठीक है, मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ, जो पॉइंट है वो डिफरेंट है कि डार साहब ने मैनेज किया, मिसमैनेज किया, फर्क नहीं पड़ता। वो उन्होंने पहले आपको इस कंडीशन पे, यानी जो डिले था, लेट से उसका पार्ट रीजन ये था कि वो हम पे ऐसी कंडीशनैलिटीज लगा रहे थे जो उनको पता है, उनकी लोकल टीम्स को यहाँ पर एनालिसिस करके पता है कि जो भी गवर्नमेंट आएगी इमरान खान की गवर्नमेंट को गिराने के बाद, उस गवर्नमेंट के ऊपर इमीडिएट रिलीफ देने का बहुत बड़ा जिम्मेदारी होगी। क्योंकि जैसे ही वो गवर्नमेंट गिरी है, मार्केट में मैसिव अनसर्टेनिटी आई है, लोगों ने अपने पैसे इन्वेस्ट करना बंद कर दिए, लोगों ने अपनी जेबों में पे हाथ रख लिए। तो मार्केट जो है उसमें जो जॉब्स की ग्रोथ है या जो डेवलपमेंट है, प्रोडक्शन है, सब रुक गई।
उनको ये पता था। उन्होंने आपको इस नहज पे हमेशा लेके आना होता है कि वो आपको ऐसी टर्म्स दें जो आप 6 7 या 8 महीने बाद, सिंपल सी बात है, यू वर इन अ वर्स ऑफ पोजिशन। सो फ्रॉम अ नेगोशिएशन स्टैंड पॉइंट आप अपनी लेवरेज लूज कर रहे थे विद टाइम, एंड दे लेट यू प्ले अराउंड विद दैट, बिकॉज इट्स नॉट इन देयर इंटरेस्ट कि आप कब निगोशिएट करते हैं। वो जब भी आप उनके पास जाएंगे वो आपको नई सेट ऑफ शराइत दे देंगे जो उस वक्त के हिसाब से चलेंगी, बट दे हैव अ प्लान बिहाइंड इट। अब अगर हमारा आगे से ड्राइवर पागल है और उसका दिमाग खराब है और वो पुट्ठा होकर गाड़ी चलाना चाह रहा है, वो उस ड्राइवर की भी जिम्मेदारी है। लेकिन मैं आज ये बात करना चाह रहा था कि उनके जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम है, ये जो उन्होंने में 3 बिलियन का बेल आउट दिया है, ये एक बैंड एड सोल्यूशन है। क्योंकि आप जो है आईएमएफ के लोन को सर्विस करने के लिए इमीडिएट शराइत हैं जो आपको फौरन लगानी है। मेरा सवाल ये, क्या उन इमीडिएट शराइत को लगाने या लागू करने से आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, रुकेगी? लोकल लोगों को या लोकल मार्केट को या एग्रीकल्चर को या इंडस्ट्री सेक्टर को क्या फायदा होगा? नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि आईएमएफ का इंटरेस्ट है रीपेमेंट। इसकी एक सिंपल सी चीज है, क्रेडिट कार्ड जब आपको इशू होता है ना, तो जो लेंडर है वो देखता है कि मैं इमीडिएटली आपसे मैक्सिमम रीपेमेंट कैसे ले सकता हूँ अपने रिस्क को मिटिगेट करते हुए। अब इकोनॉमिक्स ना या लेंडिंग मेरा या बैंकिंग मेरा भी सब्जेक्ट नहीं है, आपका भी सब्जेक्ट नहीं है, जी। लेकिन एक बेसिक बात है भाई, वो अपना पैसा आपको दे रहे हैं, उनको पैसा वापस चाहिए। अगर उनको प्रिंसिपल नहीं मिल रहा और उनको पता है एक मुल्क ऑलरेडी डेट में है, तो ये जो 28 प्रोग्राम उन्होंने आपको दिए हैं, ये गुडनेस ऑफ हार्ट है? ये तो प्रेडिटरी लेंडिंग है कि वो आपको उधार के ऊपर और उधार दे रहे हैं, नोइंग फुली कि आप ये उधार अभी वापस नहीं कर सकते, क्योंकि उनको नहीं, वो बच्चे हैं, उनको नहीं पता स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं हुए या इस गवर्नमेंट की क्या हैसियत है, वो इमरान खान से आगे क्यों मिल रहे हैं, वो उसको क्यों यकीन दहानी करा रहे हैं कि इलेक्शन हो गए। इसका मतलब है कि ये प्लान या ये जो सारी चीज आपको दी गई है, ये किसी एक पॉलिटिकल प्लान या एक लॉन्ग टर्म जो एस्टैब्लिशमेंट का, इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट का, आपकी लोकल एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो डिस्कशन हुई है, ये उसका पार्ट है। इसका आपकी इकोनॉमिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है। तो मेरा पॉइंट ये था कि आईएमएफ या इस तरह की जो बॉडीज हैं, उनके अंदर जो बड़ा फाइनेंशियल प्लेयर है, जिस तरह आपके शहबाज शरीफ साहब ने किसका शुक्रिया अदा किया, लोन आईएमएफ ने आपको दिया है। उनकी डायरेक्टर उन्होंने तो, उनके जो जी। क्या नाम है मुझे पता नहीं, उनके जो टाइटल मैं भूल गया हूँ, जी। जो उनके अमेरिका के सफीर थे, उन्होंने उनका शुक्रिया अदा किया कि माई बाप आपने क्या बात की डायरेक्टर के साथ कि हमें सब कुछ मिल गया। तो ये इनडायरेक्टली, बल्कि डायरेक्टली एडमिशन है कि हमें ये पैसे किसकी रजामंदी से मिले। और हुआ क्या, आईएमएफ ने एक ऐसी रिजीम जो पॉलिटिकली अनपॉपुलर है, जो कि फौज के बलबूते पे आ रही है, जिसकी कोई इस वक्त, अब हम पाकिस्तान के अवाम को पीडीएम गवर्नमेंट नहीं चाहिए, चाहे आपको इमरान खान पसंद है या नहीं पसंद है, उनकी पॉपुलैरिटी या वोट बैंक नहीं है कोई वजह है कि वो इलेक्शन डिले कर रहे थे। इसका मतलब है कि आईएमएफ ने एक इलिजिटिमेट गवर्नमेंट को, जो कि मिलिट्री की पावर के जरिए से आई है, जो कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन करके आई है, वही ह्यूमन राइट्स जो अमेरिका को बड़े अच्छे लगते हैं, इंपॉर्टेंट लगते हैं, सारा कुछ है, सारे उन नैरेटिव्स को कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए उन्होंने आशीर्वाद दे दिया है कि सर, आसिम मुनीर एंड को प्लस पीडीएम, गुड टू गो, टेक ओवर दिस कंट्री एंड डू वट एवर द हेक यू वॉन्ट टू डू विद इट। डू दे हैव अ प्लान? हैज शहबाज शरीफ अनाउंस्ड एनी प्लान्स? उसने आगे कहा 50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आएगी आपके मुल्क के अंदर। आपके अपने पाकिस्तानी रोशन डिजिटल अकाउंट खाली कर रहे हैं क्योंकि उनको आप पे ट्रस्ट नहीं है। आप पे मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम रहे हैं। आप जो है वो क्या कहते हैं, मंसूर पटवारी या किस तरह आप एक बंदे हैं जिसकी कोई हैसियत नहीं है, क्रेडिबिलिटी नहीं है एज ए इंटरनेशनल, एज ए लोकल लीडर। उसको आईएमएफ ने लोन दे दिया। ये नहीं यार, आप ये, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप $3 बिलियन दे रहे हैं एक ऐसे मुल्क को जिसके पास ना कोई पॉलिसी है ना कोई प्लान है। और ये रिपोर्ट्स हैं कि जो उनके मिशन के लोग थे, जो कि लोकल लेवल के ऊपर ऑपरेट कर रहे थे, उनका ख्याल था कि इनको पैसे नहीं देने चाहिए क्योंकि पैसे वापस नहीं आने। अभी तक आए हैं वापस? हम तो चाइना से कह रहे हैं भाई बाप, जो दिया था वो अगले साल ना मांगना, उससे अगले साल भी ना मांगना, तीसरे साल मांग लेना, कुछ कर देंगे हम। तो लेकिन आप ये समझते हैं कि आईएमएफ को पैसा नहीं देना चाहिए था ताकि यहाँ पे मसाइल और खराब होते, बद से बदतर होते, निज़ाम पे दबाव बढ़ता, निज़ाम टूट जाता, पाकिस्तान शायद डिफॉल्ट कर जाता, जो इंटरनेशनल लैंडिंग एजेंसीज हैं उनको ना कर सकता जो किस्तें वापस। तो वो सिनेरियो बेहतर था क्या? शायद आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर खराबी इतनी बढ़ती कि सब कुछ निज़ाम टूट जाता तो फिर शायद सही रिफॉर्म होते या पॉलिसी मेकिंग होती। आपका इस वक्त सबसे बड़ा मैं ये समझता हूँ कि ये क्वेश्चन आईएमएफ को क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये तो है ही नहीं, क्योंकि आईएमएफ ने वो करना है जो उनका इंटरेस्ट है। एक देने वाले हाथ का इंटरेस्ट है, एक लेने वाले हाथ का इंटरेस्ट है।
लेने वाला हाथ जो है इस वक्त वो शहबाज शरीफ प्लस पीडीएम प्लस आर्मी का है। जी, वो तो हमेशा ही दायरा देखें, 23 साल 23 प्रोग्राम जो किए हैं तो कोई ना कोई हाथ तो रहा ही है, वो तो चेंज होते रहे हैं। बेशक कोई भी होता रहे हाथ, जब वो लोन दे रहे हैं तो वो आपको और जकड़ रहे हैं उसी साइकिल और सर्कल में जिसकी आपने बात की थी। तो वो दे दें लोन, एक और दे दें, बैंड एड है। हाँ, अभी ये बात है कि लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। यार आपने इस साल में आपने 25 बिलियन वापस करना है। $25 बिलियन आप कैसे पैदा करेंगे? टैक्सेशन का निज़ाम बेहतर हो गया है, मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर है, कोई बंदा जो टैक्स नहीं देगा आप उसको किधर लेके जाएंगे? ये सारा टैक्स जो है क्या आसिम मुनीर साहब खुद वसूल करेंगे? अच्छा, मैं आपको इतनी आसानी से इस आर्गुमेंट में भागने नहीं दूंगा, और आप इतनी इजीली एग्जॉनरेट नहीं होने दूंगा, क्योंकि ये जो एक माशी प्रॉब्लम है, इसकी सियासी डायमेंशन भी है और इसकी अस्करी डायमेंशन भी है। ठीक है, आईएमएफ एक विलन है जो कि इस पूरी चीज को एक्सप्लॉइट कर रहा है आके, लेकिन अब इसकी सियासी डायमेंशन आप ये देख लें कि पाकिस्तान के अंदर आप देखें कि पानी की भी कमी है और भी शॉर्टेज है और दीगर शॉर्टेज है, लेकिन जो शुगर की मिलें और शुगर का कारोबार है वो बहुत जो है वो जोरों शोर से हो रहा है, क्योंकि जो काफी मिलों के जो ओनर्स हैं वो हमारे पार्लियामेंट्स के अंदर बैठे होते हैं। हम्म। या आप ये देख लें कि इंडिया पाकिस्तान हमारे यहाँ पे तीसरी दुनिया के मसाइल मिलते जुलते ही रहे हैं, और 70 और 80 की दहाई तक हमारे फॉरेन रिजर्व भी बड़े कंपेरेबल थे। बल्कि बांग्लादेश का तो जब स्टार्ट हुआ तो वो बड़े ही जो ना बदहाली के अंदर हुआ, लेकिन आज ये मामला है कि श्रीलंका जब डिफॉल्ट किया तो बांग्लादेश ने उनको $250 मिलियन जो है वो कर्ज की मद में दिया है। और आज इंडिया, हमारे फॉरेन रिजर्व जहाँ $10 बिलियन है, इंडिया के $600 बिलियन है, और बांग्लादेश के 30 से ऊपर के करीब बिलियन डॉलर हैं। तो चीजें उन्होंने भी बेहतर की हैं, वो गए आईएमएफ प्रोग्राम के बाद उन्होंने उसको एज अ ब्रीदर यूज किया है, फिर एक्चुअल रिफॉर्म्स किए हैं, एंड देन दे डिडंट हैव टू गो बैक। अब इसकी अस्करी डायमेंशन भी साथ आपके अर्ज कर देता हूँ, जिसपे पाकिस्तान में कैसे बंगाली साहब का जो काम है बहुत नुमाया है कि अब आपकी टोटल आपका जो बजट का है अमाउंट है वो 10-11 बिलियन डॉलर के करीब आप कह रहे हैं, जिसमें से आप 6.5-7 बिलियन जो है वो आर्मी को दे देते हैं। अब उसके अंदर ये है कि उन्होंने एक ऑल्टरनेटिव बजट का मॉडल बना के पेश किया, जिसमें आप 20%, 20% जो है वो आप कमी कर सकते हैं आर्मी के नॉन कॉम्बैट एक्सपेंडिचर के अंदर। अब इसमें देखें कि जैसे लाहौर पेशावर का जो नेशनल हाईवे है उसके ऊपर 3 कैंटोनमेंट्स हैं जो 10-10 किलोमीटर के फासले से मौजूद हैं, जो कि बनी तो ब्रिटिश एरा के अंदर थी, लेकिन बाद में आपने आके उसको और मजबूत कर लिया आपके नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर। अब जाहिर है कि अब आपकी कोई रशिया से शॉर्ट टर्म में जंग नहीं होने वाली, अफगानिस्तान से शॉर्ट टर्म में जंग नहीं होने वाली। और ये भी देखने में आया है कि कोल्ड वॉर के बाद जो है वो कई ममालिक ने, यूरोपियन ममालिक ने अपना जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है उसको कम किया। तो क्या आप अपना जो है नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर उसको कम नहीं कर सकते? नॉन कॉम्बैट मिलिट्री का एक्सपेंडिचर है उसको कम नहीं कर सकते? या जो सियासी पॉलिसीज हैं जिसमें पार्लियामेंट में बैठे हुए लोगों को आप फायदा पहुंचा रहे हैं, इनके ऊपर आप रिफॉर्म नहीं कर सकते? तो इवेंचुअली ये है कि आईएमएफ तो एक्सप्लॉइट करेगा, वो है आपको कर्जा दे रहा है और ऐसी शराइत इंट्रोड्यूस करवा रहा है कि वो ये मेक श्योर कर सके कि वो कर्जा उसको वापस मिले। लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने अवाम को रिलीफ प्रोवाइड करने की या एक बेहतर मुस्तकबिल प्रोवाइड करने की, वो तो उन इलेक्टेड लोगों के ऊपर है जो जमहूरी निज़ाम के नतीजे में ताकत में आ रहे हैं। अच्छा, अब आपने ना आर्गुमेंट की वो डायमेंशन एक्सप्लोर कर लिया जिसमें अब हम मेरे पास आपके पास इस आपके आर्गुमेंट के दो जवाब हैं। जी। थ्योरेटिकली आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, हमें अपना नॉन डेवलपमेंटल और जो आर्मी बेस स्पेंडिंग है वो ख़त्म करनी है। मुझे आप ये बताएं कि ये किसी ने तो करनी है ना, तो कौन करेगा? एक ऐसी गवर्नमेंट आगे कर सकती है जिसके पास पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी हो, 2/3 मेजोरिटी हो, और आपको लगता है फौजी जो है वो खुद से मान जाएंगे कि उनका अपना बजट कम कर दिया जाए? नहीं कभी तो। भी नहीं। तो इसका मतलब है कि आईएमएफ ने भी क्या किया कि अगर आपके मुल्क का एक पॉलिटिकल डायमेंशन इस तरफ जा रही थी कि डिफॉल्ट के डर से आपके जो पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं उनको एक इलेक्शन करवाना पड़ता, जिसमें वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को जो कि पीटीआई है जिस तरह कि अगर वो पॉपुलर है और उसको पॉपुलैरिटी की वजह से बड़ा अच्छा मैंडेट मिल सकता है, वो बाहर नहीं रख सकते थे क्योंकि डिफॉल्ट था, क्योंकि वो इतने अनपॉपुलर हैं, क्योंकि मुल्क के अंदर ना पैसा है ना कुछ और है। उनको मजबूरन इलेक्शंस करवाने पड़ने थे और किसी हद तक उनको ये भी मजबूरी थी कि वो उसके डिसीजंस को फुली रिग नहीं कर सकते थे। आईएमएफ ने उस सारी पॉसिबिलिटी, उस सारी मूवमेंट के अंदर से हवा निकाल दी है, क्योंकि उन्होंने पीडीएम गवर्नमेंट को और आर्मी को ये लेजिटिमेसी दे दी है कि ये जो कर रहे हैं ये ठीक कर रहे हैं, साथ एक लॉलीपॉप आगे दे दिया कि हाँ ये इलेक्शन भी हो जाएंगे। अभी आप पूरा आपका मीडिया हाउसेस से लेके एवरीबडी इन पाकिस्तान इज representing that PDM government was successful in overturning a certain death for Pakistan. अच्छा, मैं आपको इंटरजेक्ट करूंगा 10-5 सेकंड के लिए। ये है कि पीटीआई हुकूमत को भी तो एक आईएमएफ पैकेज मिला था,
तो फिर क्या उस उसको आप कैसे रीड कर रहे हैं इस पूरी सिचुएशन में? अगर आप ये कर रहे हैं कि आईएमएफ ने ये कार्ड प्ले किया है कि एक इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट को पैसे दिए हैं कि ताकि पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम्स हैं वो एक्सेप्रेट हों, तो जब पीटीआई को पैसे दिए गए थे तब उस बारे में आप क्या कहते हैं? मैं आपसे डिस्टिंग्विश करूंगा सिचुएशन को। दिस नॉट अ डिबेट अबाउट कि उन्होंने एक इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट को दिए हैं। उन्होंने एक एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट थी। एक ऐसी गवर्नमेंट है जो कि अनपॉपुलर है, जिसके पास मैंडेट नहीं है, जो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहे हैं, जो ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर रहे हैं, जो कि खुद से गवर्नमेंट है ही नहीं, जिनकी ये डील हुई है कि उन्होंने आर्मी की बेस के साथ वापस आना है। जी। ये और पीटीआई के ट्रांच में फर्क ये है कि पीटीआई कोविड के टाइम के ऊपर ऑपरेट कर रही थी। अब कोविड खत्म हो चुका है। दुनिया के अंदर कोविड के खत्म होने के बाद बहुत सारे मुल्कों ने अपनी जो पोस्ट कोविड इकोनॉमी है उसके हिसाब से अपनी पोजीशन को लेवरेज किया, चेंज किया। इससे पहले कि बेशक पीटीआई गवर्नमेंट कुछ कर पाती या ना कर पाती, एक ऐसी गवर्नमेंट जिसका टोटल टेन्योर पाकिस्तान की तारीख के अंदर जिस पार्टी का 3 साल है, आप उसका आईएमएफ डील को आगे चलाना, जबकि उससे पहले वाले लोगों ने ना तो कोई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए ना कुछ और करना, कोविड का साथ आ जाना, क्लाइमेट चेंज का साथ आ जाना, उन सारे फैक्टर्स को निगेट करके एक सिंपलिस्टिक सा कंपैरिजन बना ही नहीं सकते। दूसरी बात, एक मैं बात करूं, पॉलिटिकल मूवमेंट चल रही है। इट कैन रिजल्ट इन पाकिस्तान हैविंग अ बेटर पॉलिटिकल फ्यूचर विच कैन रिजल्ट इन एन इकोनॉमिक फ्यूचर, एक पॉलिसी जो कि शायद शिफ्ट कर दे कि भाई पावर शायद सियासतदानों के पास वापस आ जाए। अवाम को लगे कि हमने स्ट्रगल करके कुछ हासिल कर लिया है, वो मक्कू ठप दिया है आईएमएफ ने। ये उसी तरह ही है जिस तरह मैं आपको एग्जांपल देता हूँ बांग्लादेश की। जी। आईएमएफ ने डिसाइड किया कि बांग्लादेश को एक सर्टेन पॉइंट इन टाइम पे अपनी इकोनॉमी से श्रिम्प एक्सपोर्ट करना चाहिए। वो टाइम था जब आईएमएफ को ये बात पता थी कि बांग्लादेश के अंदर जो इकोनॉमी है उसका इतना बुरा हाल है कि लोग सस्टेनेंस फार्मिंग कर रहे हैं, यानी जो वो पका रहे हैं अपने घर के अंदर वो उनकी ज़मीनों से उग के आ रहा है। आईएमएफ ने उनको लोन दिया और उनको कहा कि अच्छा, आप गंदम इंपोर्ट करें हमारे डॉलर्स के पैसों पे, क्योंकि टके के ऊपर तो ट्रेड होता नहीं था, तो आपने ट्रेड डॉलर में करना है। तो आपने गंदम किन से खरीदनी है? उन दूसरे ममालिक से जो अगेन इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर पे ट्रेड कर रहे हैं। और उन्होंने उनको कहा आप श्रिम्प उगाएं। उसकी वजह से पूरी की पूरी जो बांग्लादेश इकोनॉमी थी उसको स्विच करना पड़ा अपने इंटरेस्ट को साइड पे रखते हुए कि भाई आप अपना छोड़ें, फार्मिंग सस्टेनेंस फार्मिंग एग्रीकल्चर छोड़ें, आप श्रिम्प उगाएं। क्योंकि उन्होंने उनको रिपोर्ट्स दी, बताया, मॉडलिंग करके बताया कि श्रिम्प जो है वो आपकी एक्सपोर्ट को इतना इंक्रीज करेगा कि आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव हो जाएगा, आप बहुत पैसे कमाएंगे और उससे आप सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे। उसका नतीजा ये हुआ कि अब बांग्लादेश सेल्फ सफिशिएंट तो नहीं हुआ, लेकिन अगेंस्ट इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल कंसर्न्स एंड लोकल जो आपको ज़रूरियात थी वो पूरी नहीं हुई। और जो श्रिम्प था वो प्रोड्यूस हो गया एट द एक्सपेंस ऑफ लोकल पीपल। वीट वहां से खत्म हो गई। सस्टेनेंस को पूरा करने के लिए उनको वीट इंपोर्ट करनी पड़ी। इसके नतीजे में फैमिन आया, लोग मरे, कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जो गवर्नमेंट थी वो ऑटोक्रेटिक थी। लोगों के मरने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। जो श्रिम्प की फार्मिंग के लिए आपने ज़मीन में वेटलैंड्स में चेंज किए थे उसकी वजह से साइक्लोन्स ने आपको बहुत बुरे तरीके से इफेक्ट किया। आईएमएफ का काम पूरा हो गया, उनको ग्लोबल मार्केट में सस्ते में श्रिम्प मिल गया और उसके साथ उन्होंने एक और मुल्क को महंगे में वीट बेच दी। उसी तरह पाकिस्तान में वो कह रहे हैं कि अब आप टैक्स लगाएं, बढ़ाएं और साथ इंटरेस्ट रेट बढ़ा दें। आप मुझे बताएं, जब भी पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो क्या उससे बिजनेस बेहतर हो जाता है? उससे क्या लोकल इकोनॉमी के अंदर जो बंदा ब्लैक मनी में लेके बैठा हुआ है या कोई भी काम करना चाहता है, इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से बिजनेस स्लो हो जाती है। तो इसका मतलब है कोई लोन लेके नया बिजनेस नहीं शुरू कर जी। सकता। इसका मतलब है कि कोई बंदा जो कि एग्जिस्टिंग बिजनेस को चलाना चाहता है वो भी लोन नहीं ले सकता। तो ये वो वाली बात है कि मुर्गी पहले आई कि अंडा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ना अंडा ना मुर्गी। जिस फार्म पे आप खड़े हैं ना, उस बंदे ने जिसने आपको ये लीज पे दिया है, वो आपको ऐसी शराइत के अंदर बांध के बैठा हुआ है और आपको इस बहस में फंसाया हुआ है कि आप मुर्गी या अंडे के अंदर कौन पहले आया। वो आए और उन्होंने आपके घर में घुस के जो आपको 26 प्रोग्राम दिए हैं, जिसके साथ मैं अग्री करता हूँ कि शायद आपकी कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती, पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो लोगों से अकाउंटेबल होती, तो लोग उनसे पूछते ना ये पैसे आए ये किधर गए। जब आप पैसे कभी पॉलिटिकल गवर्नमेंट को, कभी वीक पॉलिटिकल गवर्नमेंट को, कभी फौज बैठ गवर्नमेंट को दे रहे हैं, तो अब मैं और आप तो नहीं पूछ सकते। हम तो बैठ के पॉडकास्ट कर सकते हैं जिसमें हम हाँ। ये सवाल पूछ सकते हैं। अवाम जो सवाल पूछेगी वो आपको पता है किधर जाएगी? वो आईएमएफ का तो उनको नहीं वो जवाब मिलेगा, उनको किसी उनको आईएसआई का फोन आएगा। आ जाएगा। और ऐसे ही है। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि मैं एग्री करता हूँ कि इन एन आइडियल वर्ल्ड आपके लोकल बंदे की जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, गवर्नेंस बेहतर हो सकती है। लेकिन पॉइंट ये है कि एक इंटरनेशनल लेंडिंग बॉडी वो प्रेडिटरी तरीके से आपके साथ लेंडिंग कर रहे हैं और वो आपके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और वो आपके इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को कुछ पॉजिटिव नहीं दे रहे। तो ये 3 बिलियन का भी ट्रांश आ गई है। अभी आप मेरे से लिखवा लें ये इन लोगों से,
जिनको सिर्फ ये पड़ा हुआ है कि हमने इक़्तिदार में कैसे आना है। ये 3 बिलियन ये हो गया, यूएई से थोड़े से पैसे आ गए, वो भी पहले क्यों नहीं आ रहे थे? वो तो हमारे मुस्लिम ब्रदर्स है ना, तो उनको तो हमारी सफरिंग रमजान में भी नजर आ जानी चाहिए थी, हज के खत्म होने के बाद भी आ जाती थी। वो वैसे शैतान को माँ कंकर मारते रहते हैं। शैतान ने फिर हमें बताया कि मेरी पावर इतनी है कि जिस इसराइल को सब बैठ के गालियां निकालते हैं ना कि वो जिम्मेदार है, वो जिस तरह मिडिल ईस्ट को कंट्रोल कर रहा है, तो अमेरिका बहादुर ने उनके थ्रू मैसेज भिजवाया कि अच्छा अब आप ऐसा करें, आप भी पाकिस्तान को पैसे दे दें क्योंकि हमने अलाउ कर दिया। तो ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर में जो नियो इम्पीरियलिज्म है, उसमें डेट ट्रैप सेट किए जाते हैं ताकि मुल्कों की इकोनॉमी और उनके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स को कंट्रोल किया जा सके इस तरीके से कि वो आप पे डिपेंडेंट रहें और आप उनसे ऑर्डर्स लें। और उन ऑर्डर्स का अब आगे मुझे नहीं पता डिटेल उनकी क्या है, क्योंकि उनके प्लान्स वो जाने। लेकिन हमें ब्रॉड लेवल पे तो ये नजर आ रहा है कि 70 साल में हमें तो समझ नहीं आई कि हम पैसे से क्या करेंगे जो वो हमें आता है, या हम अपने रिफॉर्म्स करें, हम कि हमने लोन उतारना है, हमने अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट करना है। उनको नहीं समझ आई कि 70 साल में ये तो पैसा देना नहीं चाह रहे। तो मेरा आपसे सवाल है जिसका अब आप जवाब दें, वाई वुड यू lend money to somebody who you know has no will or the capability to pay you back? Why would you keep lending them money? तो जाहिर है कंडीशनैलिटीज आप उसके साथ सख्त करके हर राउंड के साथ आप उनको पैसे देते हैं इसी उम्मीद के साथ कि क्योंकि इसका एक ह्यूमन एलिमेंट भी है। पाकिस्तान जितनी बड़ी आबादी का जो एक मुल्क है, साथ एक न्यूक्लियर पावर भी है, आप नहीं चाहते कि वो डिफॉल्ट करे क्योंकि उसके फिर और इम्प्लीकेशंस होंगे या उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए। लेकिन मैं जहाँ पे आपसे एक फंडामेंटल लेवल पे डिसएग्री करूंगा ना, वो ये है कि अवाम की बेहतरी या जमहूर की बेहतरी, यहाँ के लोगों का जो की वेलफेयर है, वो आईएमएफ की जिम्मेदारी नहीं है। वो यहाँ की लीडरशिप की जिम्मेदारी है। वो फौज जो जाहिर है मोस्टली तो उनका ही रहा है रूल, या आपकी जो डेमोक्रेटिक या सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं, वो उनकी जिम्मेदारी है। तो यहाँ का सियासी निज़ाम जो है वो नाकाम हुआ है, जिसकी वजह से जब वो पैसा आया है तो उसको एक डेट साइकिल में पाकिस्तान ने उसको फंसा दिया। क्योंकि देखें बांग्लादेश भी आईएमएफ प्रोग्राम में गया है, लेकिन अब वो नहीं जा रहे। इंडिया भी आईएमएफ प्रोग्राम में गया है, लेकिन अब वो उसके बाद से वो नहीं गए। और लेकिन पाकिस्तान एक एक्सेप्शन ऐसी है कि मुसलसल वो हर साल जाता रहा है प्रोग्राम में। और मतलब आपने सही फोरकास्ट किया है कि यही लग रहा है कि अब 2 साल बाद दोबारा जो है वो नई हुकूमत जब आएगी और थोड़ी सी सेटल होगी, तो वो दोबारा एक आईएमएफ प्रोग्राम के अंदर जाएंगे। नहीं, वो हम शायद ना जाएं, क्योंकि अब देखें डेवलपमेंट कमेटी में खुद बैठने लगे हैं आसिम साहब। फौज आ गई है जी। मैदान में। एक ही इदारा है जड़ा काम करता है, हाँ। ठीक है, वो अब काम करेगा अपना टका के। और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो हमारे मुल्क को अजीम से अजीम तर बना रहे हैं। अजीम तर बनाएंगे। अब बहुत सारे सुनने वालों को लगेगा कि शायद ये पीएमएलएन के ऊपर क्रिटिसिज्म है। ये पीएमएलएन पे क्रिटिसिज्म नहीं है। इस प्रॉब्लम को कंटेक्चुअलाइज करना बहुत ज़रूरी है कि आप एक साइकिल में, सब रिकग्नाइज कर रहे हैं हम साइकिल में फंसे हुए हैं, लेकिन आप इस वक्त देखें ना मीडिया अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है, ना पॉलिटिशियंस आपसे सच बोल रहे हैं। फौज का तो काम ही नहीं है कि वो आपके साथ सच बोले, उनका जो दिल करेगा वो वो आपके बोलेंगे। बोले ही ना, उनका काम ही हाँ, नहीं वो अब आप फिर गलत बात है। है। आपको मैं बार बार मना करता हूँ, आप घूम फिर के फिर फौज की स्पेंडिंग, और मैंने आपको पहले बताया था, आपने एंड पे मुझे शायद इसका जवाब देना है हाँ जी। कि फौज अपना पैसा खुद पैदा करती है। ठीक हाँ, है, वो अब आप मुझे इस फैक्ट्स पे हैं अगला पॉडकास्ट करते हैं पूरा कि फौज अपना पैसा कैसे खुद पैदा करती है और कैसे इंट्रेंच्ड है पाकिस्तान के इकोनॉमिक सिस्टम के ऊपर भी। चलें, ये बिल्कुल हम इसके ऊपर अगला हाँ। पॉडकास्ट कर सकते हैं, लेकिन इख्तिताम हम इस बात के ऊपर करेंगे कि देने वाला हाथ जो कि लोन दे रहा है और लेने वाला हाथ जो कि लोन ले रहा है, दोनों की कुछ जिम्मेदारी हैं। आईएमएफ एज एन इंटरनेशनल ऑर्डर अपनी लेंडिंग पॉलिसीज के जरिए से अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करेगा, और उसको आईएमएफ को जो चलाने वाले ममालिक हैं वो अपना पैसे का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मांगेंगे। ऑन टॉप ऑफ इट उनके साथ जो अपने उनके जियो पोलिटिकल इंटरेस्ट हैं वो उसको साथ लेके चलेंगे। तो हमें बहैसियत एक अवाम ये समझने की ज़रूरत है कि वो तमाम ममालिक, खाली पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश नहीं है जो आईएमएफ प्रोग्राम्स में गए हैं, यूरोप के लोग भी आईएमएफ प्रोग्राम्स में गए हैं। जो डेवलपमेंट फंड है उसके ज़रिए से जो यूरोप वर्ल्ड वॉर 2 के बाद रीबिल्ड हुआ है, वो उन्हीं फंड्स के ज़रिए से हुआ है। लेकिन वहाँ पे और यहाँ पे एक फंडामेंटल फ़र्क जो आपने और मेरी जो आज की बहस थी जिसके अंदर से ये निकल रहा है नतीजा, वो ये है कि जो अपनी गवर्नेंस है, अपने घर को ऑर्डर में रखना हमारी पहली जिम्मेदारी है। वो हम जैसे भी करें ताकि हम अकाउंटेबल ठहरा सकें उन लोगों को जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या जो पावर में है, कि जब वो ये पैसा लेते हैं, या जो हमारे, जिस तरह आपने बताया कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का जो 3 आपने बकेट्स बनाई कि हमारी इकोनॉमिक इकोनॉमिक मसाइल क्या है, उसमें एक बकेट है जिसमें आईएमएफ और उसकी लेंडिंग और जो सर्कुलर डेट है वो आता है। लेकिन जो हम्म। बाकी 2 बकेट्स हैं, या इवन वो तीसरी बकेट, तीनों बकेट्स जो है वो उसकी जिम्मेदारी
उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की हमारी हुकूमतों के ऊपर है। और अगर हम उनको अकाउंटेबल नहीं ठहराएंगे तो हम उसी साइकिल और सर्कल में फिर फंसते रहेंगे, जिसमें मुझे तो लगता है कि मेरा नहीं ख्याल कि हम शॉर्ट टर्म में कहीं जा भी सकते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ। और मैं इस एंड पे पॉडकास्ट नहीं ख़त्म करना चाहता था, लेकिन मुझे लगता है कि लग गए हैं लसन पाकिस्तान को पूरे पूरे। जी। क्योंकि ये जो आईएमएफ ने आखिरी कील ठोका है ना आपकी पॉलिटिकल मूवमेंट के अंदर, कि उनके वफ्द ने आके मीटिंग की है, यानी आप अपनी खुद मुख्तारी की जो चादर है ना, उसमें एक बहुत बड़ा मोहरा होता हुआ देख लें। उसमें से आईएमएफ गुजर के आया है और उसने बताया है आपके लिए ये पैसा, ये आपके लिए शराइत है, और इलेक्शन भी हो जाएंगे। मेरे अजीज हमवतनों, डरना नहीं, हम पे उम्मीद रखनी है, दुआओं में हमें याद रखना है कि अल्लाह आईएमएफ को और तरक्की दे जी। अब और पैसे इख्तिताम दे। इस शहबाज शरीफ साहब का एक बयान है उस पे करते हैं कि उन्होंने कहा कि ये प्रोग्राम पाकिस्तान का आईएमएफ के साथ आखिरी प्रोग्राम। मिलते हैं अगले हफ्ते किसी एक नए टॉपिक के साथ। और एंड पॉडकास्ट को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है या नहीं भी अच्छा लगता, तो जिस तरह आईएमएफ अपना हाथ बढ़ाती है और उधार देती है, हम भी चाहते हैं कि आप हमें अपनी पसंदीदगी थोड़ी देर के लिए उधार दे दें। लाइक एंड सब्सक्राइब दी और एंड पॉडकास्ट। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। डर्टी हैरी और हैरी को दुआ में याद रखें, क्योंकि अल्लाह बेहतर जानता है कि हमारा फ्यूचर आगे क्या होगा। अल्लाह हाफिज़।